जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी, लेकर आ चुके हैं महासंग्राम, 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम। जो हमने वादा किया है उसी दावे पे चले आए हैं। बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। लगातार समय निकलता जा रहा है और उसी समय से हम जुड़े हुए हैं और हम आपको बताते चल रहे हैं कि कोई भी एग्जाम हो, मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि मैंने बीएड को ही कवर किया, बीएड एंट्रेंस एग्जाम को। अगर आपको ना भरोसा हो तो एक बार आप जाके पिछली वीडियो देखिएगा, मैंने किस तरीके से उसको कवर किया। और कुछ नहीं कहना, बस जा करके उसका जो पेपर आया है, अगर वो आपको कहीं से मिल जाए, कुछ लोगों के क्वेश्चन मिल जाए, और फिर मेरे सेट से मिला लीजिए जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ कराए हैं। ठीक है, प्रॉपर ऐसे फंसे हैं कि मजा ही आ गया लोगों को। इसीलिए कहता हूं कि बस पढ़ते रहो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्योंकि मेरा जो सेशन चल रहा है वो किसी भी एग्जाम के लिए, ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए सेशन चल रहा है। 10,000 प्रश्नों का जो सीरीज लेके आए हैं वो लगातार चल रही है, इसमें कोई कमी नहीं होगी। बस आप बने रहो, अपने साथियों को और जोड़ो ताकि लाइक से सब्सक्राइब होता रहे और हम भी वंदे मातरम आगे बढ़ाते रहें। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि देखिए, हम लोग 2019 का मॉडल पेपर चला रहे हैं पुलिस का, और 15 क्वेश्चन तक शायद हो चुका है, नहीं 14 क्वेश्चन तक हुए थे, और यहाँ पर है आपका 15वां क्वेश्चन। तो हम शुरू कर रहे हैं। और एक बात और, पुलिस का मॉडल पेपर खत्म होगा, उसके बाद फिर जितने भी हैं सभी के मॉडल पेपर खत्म हो, चाहे वो आरपीएफ हो, एसआई हो, कहीं भी हो, दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी हो, एसएससी हो। ठीक है, और इसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगी। लेकिन लेकिन आप ये समझो कि अगर मॉडल पेपर चल रहा है किसी चीज का, तो मैं क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन है उसको भी अच्छे से बताता चल रहा हूं, तो आपको ही कंटेंट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ठीक है, फिर चाहे मॉडल पेपर किसी का भी हो, आपको जरूर इसमें शामिल होना चाहिए। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम लेके आए हैं और वो क्वेश्चन शुरू करते हैं अभी। क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। आपके ऑप्शन देखिए, मछली है, गरुड़ है, मोर है, या फिर गैंडा है। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चिन्ह है, अब मैं आपको बताऊं, अभी अभी मैं कहूंगा कि मिलेगा कहां। आप जब थंबनेल देखे होंगे मेरा, तो उसी के ऊपर में भैया, मेरे खोपड़िया के ऊपर में जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का चिन्ह बना हुआ, और उसका सही जवाब क्या है? मछली। ठीक है ना, दोनों साइड में ऐसे मछली बनी हुई है। ठीक है, दोनों साइड में ऐसे मछली बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, ये मछली वाला ये जो साइन बना है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ये लिया कब गया था बाबू? ये जब आगरा और अवध, उत्तर प्रदेश का एक पुराना नाम था ना, आगरा और अवध, आगरा एंड अवध। ठीक है, तो उस समय जो है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत जो एक टोटल बना हुआ था, ये बनाया गया था, ये चिन्ह लिया गया था 1916 में। ये चिन्ह कब लिया गया है? 1916 में। ठीक है ना, और 1947 में जब हम आजाद हुए, तब से लेकर के, मतलब ये समझो कि तब से यही चला आ रहा है अभी तक। मतलब अभी तक करंट में भी अगर देखा जाए तो अभी तक यही चला आ रहा है। ठीक है ना, और आज कितना हो गया? 2024। ठीक है भैया, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस का पेपर है और ये साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है ना, चलो अच्छा, उत्तर प्रदेश का सीएम के बारे में तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, अरे क्या बता रहे हो भैया, हमको पता है, राज्यपाल बताओ। अब बहुत लोग कहीं हाँ पता रहा, लेकिन भुलाई गए, याद नहीं आ रहा। हमको भी पता है, तुम कहाँ भूलोगे। आनंद ही आनंद है, आनंदीबेन पटेल। डन हो गया, आनंदीबेन पटेल। ठीक है भाई। अच्छा, अब आया क्या, एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, उस ऑप्शन में एक नाम है मोर। मोर तो चलिए हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पाओ क्रिस्टेटस। ठीक है, ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। गैंडे, गैंडे की बात करें तो अच्छा, एक सिंग वाला गैंडा, एक सिंग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? आगे लिखते हैं, एक सिंग वाला गैंडा कहां पर जाएगा? असम में पाया जाता है। असम में भी कहां पर? वो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर? काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है। ठीक है ना, चलें अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है। उत्तर प्रदेश का लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है? आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, 60, 70। ऑप्शन हुआ तो बहुत है बहु, 80, 90, जितना मन हो उतना देखते जाओ। ठीक है, थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करो दादा, तुम्हारे लोग तो बिल्कुल जैसे कसम खाए बैठा हो। चलो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 80। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। अच्छा भाई, अगर लोकसभा में 80 सीट है, तो राज्यसभा में कितनी सीट है उत्तर प्रदेश की? तो वो कितनी है? 31 सीट है। कितनी है? 31 सीट है। अच्छा ठीक है, लोकसभा में एक अभी लेटेस्ट जो करंट न्यूज अभी भी चल रही है, वो आप समझो कि लोकसभा में 2 सीट ऐसी होती थी, कौन सी? जो एंग्लो इंडियन की होती थी। किसकी? एंग्लो इंडियन।
ठीक है ना। ये किस आर्टिकल के तहत था बाबू? ये आर्टिकल 331 में ऐसा कहा गया था। किस आर्टिकल में कहा गया था? कि 331वें आर्टिकल में कहा गया था कि लोकसभा में 2 सीटें रहेंगी, इनका आरक्षण किया गया था। लेकिन एक मामला आया जनवरी 2020 में। वहां पे क्या आया? वहां पे ये कहा गया कि अब लोकसभा जो है, जो 2 सीटें आरक्षित होती हैं एंग्लो इंडियन की, वो समाप्त हो जाएंगी। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? वो था संविधान संशोधन कौन सा? 104वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 104वां संविधान संशोधन था। और उसमें क्या किया गया? एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया। अब आप चलो, अच्छा सुनो, 101वें में क्या था? अच्छा 100वें में बताओ। पहले 100वां शुरू करते हैं। अभी कुछ पूछ ही लेंगे, बीचों में से पूछेंगे, परेशान मत रहना। 100वां जो है वो भारत और बांग्लादेश को लेकर के, 100वां संविधान संशोधन जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में जमीन के बंटवारे को लेकर के। डन हो गया। 101वां किससे संबंधित है? 101वां बाबू जीएसटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। ठीक है। 102वां किससे संबंधित है? अब बताओ 102वां किससे संबंधित है? ये तुम्हारा कमेंट वाला क्वेश्चन होगा। ये मत कहना कि हाँ बताए नहीं ना, बताएंगे लेकिन ढूंढ के लाओ, कमेंट में बताओ। ऐसे नहीं काम चलेगा कि तुमको क्या लगता है कि मुंह खोलोगे सीधे रसगुल्ला ही गपा मार देंगे? अरे नहीं बाबू, थोड़ा तो मेहनत करो। पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो हैं, इतना दौड़ाते हैं ना, मनई हो जाओगे तुम लोग। 103वां, 104 तो बता ही दिया। 103वां किससे है? 103वां है आपका ईडब्ल्यूएस से, है ना, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, वहां पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, इस तरीके का प्रावधान वहां किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माघ मेला किस दिन शुरू होता है? मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि या फिर अक्षय तृतीया? बताइए। देखिए माघ मेला का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि माघ मेला जो है किस दिन शुरू होता है? वो आपका है मकर संक्रांति। ठीक है ना, मकर संक्रांति के दिन जो है वो माघ मेला शुरू होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य जो है वो किस राशि में प्रवेश करता है? सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। किस राशि में प्रवेश करता है? मकर राशि में प्रवेश करता है। डन, इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज है कि जैसे ये उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में, ऐसे लिख दो एन इंडिया, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति बोलते हैं। पंजाब में इसी को क्या बोला जाता है? पंजाब में इसे बोलते हैं लोहड़ी। क्या बोलते हैं? लोहड़ी। ठीक है। गुजरात में क्या बोलते हैं? गुजरात में बाबू इसे उत्तरायण बोला जाता है। क्या बोलते हैं गुजरात में इसे? उत्तरायण। डन हो गया। अच्छा, तमिलनाडु में इसे क्या बोलते हैं? तो तमिलनाडु में बाबू इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आपका पोंगल। क्या बोलते हैं इसको? पोंगल बोला जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलें, देखिए बसंत पंचमी बाबू ऐसा है कि बसंत पंचमी का खेल किस लिए है? जब बसंत का प्रारंभ होता है। ठीक है ना, यहाँ पर किसकी पूजा होती है? तो यहाँ पर पूजा होती है सरस्वती माता की। ठीक है ना, सरस्वती पूजा यहाँ पर होती है बसंत पंचमी के दिन। समझ में आ गया। ठीक है, माघ महीने में होता है। अच्छा, माघ महीना, शुक्ल, ये चैत महीना है, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सब तुम्हें लोग का पता ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है। और एक बात जान लो, जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है आजकल यूपी में, वहां पर ये कैलेंडर जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, और वो तुमसे ग्रेगोरियन कैलेंडर और हिंदू पंचांग कैलेंडर ना ऐसे मिक्स करके पूछ लेंगे, तब तो तुम्हारा मुंह ना बन जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। चलो बताते हैं बाबू, वो भी बता देंगे। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि क्यों होती है? देखो महाशिवरात्रि वो शिव और भगवान शिव और पार्वती के विवाह के संबंध से संबंधित है। कौन सा? महाशिवरात्रि। अक्षय तृतीया क्या है? अच्छा, अक्षय तृतीया मनाया कब जाता है? देखो अक्षय तृतीया मनाया जाता है वैशाख महीने में। कब मनाया जाता है? वैशाख महीने में। ठीक है ना, ये भगवान विष्णु से संबंधित है। अच्छा, अक्षय का मतलब क्या होता है? जिसका क्षय ना हो। अक्षय का मतलब क्या हो गया? जिसका क्षरण ना हो या जिसका क्षय ना हो। ठीक है ना, ये पर्यायवाची हो गया। अब तुमसे पूछेगा कैसे? देखो जिसका क्षय ना हो, ये एक शब्द पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि अक्षय का पर्यायवाची बताओ। तो क्या बना सकते हैं? अविनाशी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं इसको? अविनाशी, जिसका विनाश ना हो। समझ में आ गया। चलो अच्छा, लेकिन अभी तो बताया मैंने ना कि यहाँ पे तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि हिंदू पंचांग कैलेंडर कैसे यहाँ पर लिख दूं, क्योंकि पेज भर चुका है। अच्छा ठीक है, मैं लास्ट में जब पहुंचूंगा तो मैं इसी सेट में जब पहुंचूंगा लास्ट में, तो मैं हिंदू पंचांग कैलेंडर जैसे कि होता है ना, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, माघ, शीर, पौष, माघ फाल्गुन सब बता डालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? आपके ऑप्शन देखो। पहले ऑप्शन है आपका कि कानपुर में, मथुरा में, वाराणसी में या फिर अयोध्या में। अब संत कबीर का जन्म और पालन पोषण पूछा है, ये आज का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका वाराणसी।
देखो मैं जो बता रहा हूँ ना क्लियर करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, और ये जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं कि डिट्टो क्वेश्चन वही आ जाएगा। तो आपको लेट लपेट करके कभी कभी आयोग क्या करेगा, आयोग ये करेगा कि ऑप्शन से उठा करके एक क्वेश्चन मार देगा, जाओ खेलो। तो इसीलिए कहता हूँ ये जरूरी है, बात समझते हो नहीं। अच्छा ये तो वाराणसी हो गया। एक चीज समझो कि कबीर जी किसके समकालीन थे, ये बहुत पेट क्वेश्चन है कि कबीर दास किसके समकालीन थे। तो वो समकालीन थे आपके लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के साथ समकालीन। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वही है जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा, आगरा, ठीक है, आगरा नगर की स्थापना की थी। ये समझ में आ गया? चलो अच्छा, कबीर का जन्म जी कहां पे हुआ है? वाराणसी में। और मृत्यु कहां हुई थी? तो कबीर जी की मृत्यु हुई थी मगहर में। कहां पे है? मगहर। मगहर कहां पे है? ये बाबू गोरखपुर के पास है। जब आप खलीलाबाद यानी संत कबीर नगर और गोरखपुर के बीच में रहेंगे तो वहां पर एक एरिया पड़ता है, उसका क्या नाम है? मगहर है। ठीक है, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। कबीर की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो कबीर की भाषा अगर देखोगे तो कबीर देखो एक सदुक्कड़ी भाषा करते हैं। सदुक्कड़ी मतलब जो मन में आया वो बोलते चले गए, तुम लोग अपना समझो। ठीक है ना, नॉर्मल भाषा ऐसी उनकी है। ठीक है, जिसको बहुत कहते हैं ना कि एक बाजारू भाषा, बाजारू मतलब कि समझो इस बात को कि बहुत क्षेत्रीय भाषा है, बहुत नॉर्मल भाषा, आपको समझ में तुरंत आ जाएगी, ऐसी भाषा थी इनकी। तो कबीर की भाषा कौन सी थी? वो सदुक्कड़ी भाषा थी। ठीक है। साखी शबद रमैनी, कबीर ने क्या लिखा? देखो कबीर ने लिखा एक पॉइंट, वो था बीजक। क्या था? बीजक। अच्छा भाई, तो बीजक में क्या था? साखी, शबद, रमैनी। ठीक है, समझ में आ गया? साखी, शबद और रमैनी। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, कबीर के कुछ वाणी, कुछ वाक्य, कुछ शब्द और कुछ कविताएं किसमें संग्रहित हैं? तो आदि ग्रंथ में संग्रहित है। आदि ग्रंथ क्या है बाबू? आदि ग्रंथ सिखों का एक ग्रंथ है, सिखों का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है ना, सिखों का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है। अच्छा भाई, तो सिखों का प्रमुख ग्रंथ क्या हो गया? आदि ग्रंथ हो गया। तो आदि ग्रंथ को लिखा किसने है? ये लिखे थे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित है। अर्जुन देव द्वारा संकलित है। किसके द्वारा संकलित है? अर्जुन देव। पहले गुरु कौन हो गए? गुरु नानक देव। अच्छा ठीक है, एक समकालीन मैंने पूछा ना कि कबीर किस समकालीन राजा, किस राजा के समकालीन थे, तो आपने क्या बताया? सिकंदर लोदी के। लेकिन कबीर जो है अगर किसी गुरु की भी बात की जाए तो गुरु नानक के समकालीन थे बाबू। कैसे? देखो कबीर का जो जन्म है वो किताबों में अलग अलग दिया है, पर एक पेट जो कई किताबों ने दिया वो क्या दिया कि 1440 में पैदा हुए हैं और 1510 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है ना, ये कबीर का है। गुरु नानक जी का जो जन्म है वो 1469 में पैदा हुए हैं और इनकी मृत्यु हुई है 1539 में। ठीक है ना, तो देखिए बीच में जो है गैप जो है वो आता है गुरु नानक और कबीर जी का, जो एक दूसरे के समकालीन प्रदर्शित हो रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है? चलिए अब समझिए, तो पेजवा भर जाला सबसे बड़ी समस्या तो यही है। चलो अच्छा सुनो, अब मैं थोड़ा सा पतला लिखूंगा ताकि जो है पेज जो है जल्दी ना भरे, नहीं मजा ना आएगा। चलो देखो, अच्छा कानपुर ऑप्शन में दिया है। कानपुर का अगर हम देख लें तो एक कानपुर में बिठूर आश्रम था। कौन सा आश्रम है कानपुर में? बिठूर आश्रम। ठीक है, बिठूर आश्रम किसका है? ठा है, ये ठा, ठठेरा वाला ठा। बिठूर आश्रम किसका है? वो है वाल्मीकि जी का। किसका है? वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी। ठीक है, बिठूर आश्रम। अच्छा ओडीओपी की बात करें तो कानपुर देखो, एक तो कानपुर नगर आता है और एक कानपुर देहात आएगा। तो अगर हम नगर की बात करें तो नगर में, कानपुर नगर में ओडीओपी में कौन है? देखो कानपुर नगर में ओडीओपी में चमड़ा है। क्या है? चमड़ा है। और कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में जस्ता का बर्तन है। क्या है? कौन सा बर्तन है बाबू? जस्ता का बर्तन, जस्ता बर्तन। अब हम ओडीओपी की बात कर रहे हैं बाबू। अच्छा मथुरा में ओडीओपी में क्या फेमस है? ये तो कृष्ण जन्मभूमि है, तो यहाँ पर ओडीओपी की बात करें मथुरा में तो मथुरा में क्या फेमस है? पेड़ा ना बताए दियो महाराज, नहीं है ये ले लेने देने पड़ गए। देखो मथुरा में जो है वो स्वच्छता संबंधी उपकरण फेमस है। क्या फेमस है? स्वच्छता संबंधी। देखो आप पेन कलम लेके बैठो, मैं जैसे जैसे पूरा सेट कराता जाऊंगा मॉडल पेपर, तैसे तैसे जो है मैं सारे ओडीओपी आपको याद कराता जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अच्छा अयोध्या में ओडीओपी में क्या आता है? तो अयोध्या में आता है गुड़। क्या आता है? राम मंदिर ना बोल दियो महाराज, गुड़ आता है। क्या आता है? गुड़। ठीक है ना, खाने वाले उत्पाद जो मेन उत्पाद है उनके लिए जो है ये रखा गया है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है ना, चलें अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खान, बिस्मिल्लाह खान या फिर अमजद अली खान।
अब देखिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी है बख्शू खान। क्या है? बख्शू खान। ठीक है, लखनऊ घराना। एक सेकेंड, हाँ चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बख्शू खान। ये हो गए लखनऊ घराने की नींव किसने रखी? बख्शू खान ने। अच्छा, बिस्मिल्लाह खान कहां से थे? बिस्मिल्लाह खान बाबू बनारस घराने से थे। कहां से थे? बनारस घराने से। अच्छा भाई, तो ये क्या करते थे? ये शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे, तो इसने क्या बोला गया है इन्हें? शहनाई वादक। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इन्हें भारत रत्न मिला था। ओहो, तो इन्हें भारत रत्न कब मिला बाबू? इन्हें भारत रत्न मिला है 2001 में। कब मिला है? 2001 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है ना, समझ में आ गया। और बनारस घराने से हैं तो एक आइडिया लग सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वहीं बनारस में ही हुआ है। कहां पर हुआ है? बनारस में हुआ है। डन। चले अब आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, एक लाल होता है और दूसरा कौन सा होता है? देखो आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, कौन कौन से? समझो इस बात को। आपके ऑप्शन कौन है? हरा, नीला, पीला, नारंगी। ओहो, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल और नीला। क्या हो जाएगा? लाल और नीला। और जैसे याद रखना कैसे है कि लानत है तोरे ऊपर, अगर पुलिस का एग्जाम ना निकाल पाओ तो लानत है। यहाँ पर ता कर दो साइलेंट, और ये हो गया लाल और ये हो गया नीला। ठीक है ना, या फिर बस जैसे है बस यही याद रखो, लानत। ठीक है ना, लाल और नीला, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अमीर खुसरो द्वारा शक्ति रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? आपके ऑप्शन देखिए पहले। ऑप्शन है भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर उर्दू। देखो इसमें कौन सी भाषा आएगी? 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 का सही जवाब है आपका ब्रज भाषा। किस में आई है? ब्रज भाषा में आई है। कौन? छाप तिलक सब छीनी। ठीक है ना, वैसे तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जो है उस्ताद माना गया है बाबू, खड़ी बोली का जनक माना जाता है इन्हें। किसे? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो वही हैं जिन्होंने 7 राजाओं का सल्तनत काल देखा है, 7 राजाओं का। ठीक है ना, ये किसके शिष्य थे बाबू? ये शिष्य हैं आपके निजामुद्दीन औलिया के। किसके शिष्य हैं? निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा लिखने में जो है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। चलो ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य हैं। ठीक है, ये अमीर खुसरो यही हैं जिनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1253 में। कहां पर हुआ था? पटियाली गांव में। कहां पर हुआ है? पटियाली गांव। ये पटियाली गांव कहां था? पहले तो बाबू एटा में, अब जो है कहां आ गया है? अब ही है कासगंज वाले एरिया में। ये सब कहां पे है? ये सब बाबू उत्तर प्रदेश में है। समझ में आ रहा है? उत्तर प्रदेश में है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किससे सम्मानित किया गया था? आए हाय, आए हाय हाय, बद्दोबद्दी हो गया है ये तो। चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए, अब देखिए मॉडल पेपर 2019 का, ध्यान से सुनिए, और 2015 का उठा लिए। क्यों? क्योंकि स्वामी रामभद्राचार्य से संबंधित है। अच्छा ठीक है, तो इन्हें मिला क्या था? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन देखिए आप, भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है या पद्म विभूषण है। देखिए इन्हें मिला था ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? इस बात को समझिए, क्यों नहीं पूछेगा। कारण ये है कि इस क्वेश्चन से अच्छा अब इनके पास लेटेस्ट आ गया है कि रामभद्राचार्य जी को अभी हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब ध्यान से समझना कैसे। देखो 2023 का मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, क्योंकि कंटेंट जो है ना अभी ज्यादा बता दूंगा, मालूम पड़ा पेजवे भर जाएगा, फुर्र हो जाएंगे हम एकदम से। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान से सुनना। अब 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? 2 लोगों को मिला। एक तो स्वामी जी हैं रामभद्राचार्य, और दूसरे हैं आपके गुलजार साहब। ठीक है ना, गुलजार। अच्छा, गुलजार का पूरा नाम क्या है? इनका नाम बाबू ये है संपूर्ण कालरा। मैं लिख देता हूं, संपूर्ण सिंह कालरा। क्या नाम है इनका? संपूर्ण या संपूर्ण भी लिखता है कहीं कहीं, तो संपूर्ण सिंह कालरा, ये गुलजार का पूरा नाम है। अच्छा, स्वामी रामभद्राचार्य, ये 58वां कौन सा पुरस्कार मिला है इस बार इन्हें? इन्हें 2023 में मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ध्यान से सुनिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? वो मिला है 2 लोगों को। अच्छा भाई, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किसको मिला था? पहली बार बाबू मिला था जी शंकर कुरूप को। शंकर है, सुनकर नहीं, शंकर है। ठीक है, जी शंकर कुरूप। ठीक है ना, ये कब पाए थे? ये पाए थे बाबू 1965 में। कब पाए थे? 1965 में। अच्छा, ये बताओ प्रथम हिंदी वाले कौन पाए थे? ये तो मलयालम के थे। तो प्रथम हिंदी लेखक कौन थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उन्हें मिला था सुमित्रा नंदन पंत को।
किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। ये कब मिला था? 1967 में। ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा तो ये बताओ बाबू भैया कि जब हम वहां पहुंचे कि ये क्या नाम है, प्रथम हिंदी महिला वाले में, प्रथम हिंदी महिला, या फिर ये समझो ना, देखो दो टॉपिक आएगा, या तो हम कहते कि प्रथम महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई है, या फिर हम ये कह सकते कि प्रथम हिंदी महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई थी वो कौन थी? आशापूर्णा देवी। मतलब ये प्रथम महिला भी हैं और ये वैसी महिला है जिन्होंने हिंदी में पाया हुआ है। कब पाया था? 1976 में। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक लाइन और आपको याद रखनी पड़ेगी, वो प्रथम, अभी याद करा देता हूं महाराज, अभी याद करा देता हूं, प्रथम अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? देखो अभी हाल ही में मिला था। वो कब मिला था? वो मिला था 2018 में। क्या नाम था उनका? अमिताभ घोष। अमिताभ, एक सेकेंड, अमिताभ घोष। कब मिला है? 2018 में। अब देखो याद कैसे रखना, देखो ध्यान से। अरे यार, गर्मी गर्मी, तोहरे लोगों से लाइक शेयर ना होता। देखो ध्यान से, देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात शुरू हुई, जी शंकर कुरूप जी को मिल चुका था, सबसे पहले मलयालम के थे। फिर प्रथम हिंदी की बात करें, पुरुष की बात करें प्रथम हिंदी, तो किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रथम महिला, ध्यान से देखो, ये दोनों क्वेश्चन में आशापूर्णा देवी का नाम आ जाएगा। जब ये पूछे कि प्रथम महिला कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो भी आशापूर्णा देवी। जब ये पूछे कि प्रथम हिंदी में कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया था, तो भी आशापूर्णा देवी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? और प्रथम अंग्रेजी में कौन पाया था ज्ञानपीठ? तो अमिताभ घोष। अच्छा, तुम्हें याद कौन सा रखना है? तुम्हें ये तीन याद रखने हैं, हिंदी वाला पुरुष में, हिंदी महिला, और प्रथम महिला हो जाएगा इसी बहाने, और प्रथम अंग्रेजी, और उसके बाद लेटेस्ट ये दोनों 23वां। क्योंकि बस पहला नहीं पूछेगा जी शंकर कुरूप, क्योंकि सबको याद रहता है ना जी शंकर कुरूप, मलयालम वाले हैं बाबू, हाँ यही है, बस यही है, तो ये नहीं पूछेगा, तुम परेशान मत रहो। तुमको लगता है जो तुमको आता वही पूछेगा, बकलोल है आयोग है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं तो जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया? अब देखो, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया? चुंगी, संपत्ति कर, आयकर या स्टाम्प शुल्क? ध्यान से देखना, इसमें जीएसटी में जो शामिल किया गया वो क्या था आपका? वो है, अरे यार तो हट गया बाबू, ये है आपका चुंगी। क्या है आपका? चुंगी है। एक सेकेंड, मुझे लगता है थोड़ा सा शायद ये कट जाएगा, लेकिन मैं बोलता चला हूं, आप सुनते रहो। ठीक है, चुंगी हो जाएगा। ठीक है, अब चुंगी जो है ये तो जीएसटी में शामिल हो गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अब ये बताना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। देखो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड, पता नहीं आप लोग को दिख नहीं रहा होगा कि दिख रहा होगा, पता नहीं, लेकिन बस इसके एक बात, एक क्वेश्चन और कराऊंगा फिर खत्म कर दूंगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तब तक आप सुनते रहो, मैं बीच में लिखूंगा शायद दिख जाए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी जो है पहली बार किसने लागू किया था? वो किया था बाबू फ्रांस ने। कब किया था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। अच्छा, भारत में कब लागू हुआ? भारत में बाबू लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 को। ठीक है बाबू भैया, 2017 को, कोई बात नहीं। अच्छा, ये किसके मॉडल से लिए हैं? तो बाबू ये कनाडा का मॉडल लिया गया है। कौन से मॉडल से लिए हैं? कनाडाई मॉडल को लिया गया है। ठीक है, अच्छा जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था बाबू? तो पहला राज्य था आपका असम। कौन था? असम था। ठीक है भाई। अच्छा, जीएसटी की थीम क्या है? देखो जीएसटी का जो थीम है, उस थीम का नाम क्या हो जाएगा? एक राष्ट्र। मैं लिख देता हूं, लिखता हूं, देखो ध्यान से, पहले कलम चेंज कर देता हूं, शायद यार पता नहीं तुम लोग को दिख रहा हो कि नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, सुनते जाना और लिख लेना। ठीक है, एक राष्ट्र, ठीक है, एक कर, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोल दे रहा हूं। देखो, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार, ये जीएसटी की थीम है। समझ में आया? अच्छा, किस आर्टिकल के तहत जीएसटी शामिल है? तो आर्टिकल 279, 279 के तहत जो है, 279 के तहत जो है जीएसटी जो है वो हमारे संविधान में शामिल हो चुका है। समझ में आ गया? ठीक है। टैक्स स्लैब यानी टैक्स से कितने खांचे बनाए गए? खांचे मतलब समझ, जैसे एक खांचा, दो खांचा, तो कितने खांचे, कितने प्रकार के टैक्स लग सकते हैं? तो देखो 0% भी है, 5% भी है, 12% भी है, 18% है और 28%। तो 5 प्रकार के टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। ठीक है बाबू, चले अब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपके 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त या 21 सितंबर। देखो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मैं ऐसा करूंगा कि मैं इसके बाद रोक दूंगा। ठीक है ना, अगला जो है वो नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा। ठीक है, चलो 7 अप्रैल, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल। अच्छा, अभी एक बात और बताएं, एक बात तो समझो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? सबसे अच्छी बात, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार।
लिख लेना अगर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है। अभी जो है 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल 2024 को एक सप्ताह मनाया गया है, सप्ताह दिवस। क्या मनाया गया है? सप्ताह दिवस। अच्छा भाई, तो कौन सा सप्ताह दिवस मनाया गया? उस सप्ताह दिवस का क्या नाम है? उस सप्ताह दिवस का नाम है अंधता निवारण दिवस। क्या नाम है? देखो लिख दे रहा हूं, अंधता निवारण दिवस, ठीक है। अंधता निवारण दिवस मनाया था। चलो ठीक है, आज के सेशन यही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि क्या है ना कि कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि दिख रहा है कि नहीं। वैसे 2-3 क्वेश्चन और बताने थे, पर ठीक है, अगली बार बता दूंगा कल नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चले अब कंप्लीट करते हैं इसे। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, लाइक से सब्सक्राइब करते रहो, लोगों का सम्मान करते रहो, और भैया एग्जाम निकाल लो, ठीक है ना। नहीं तो तुम अगर एग्जाम नहीं निकाले तो कोई और किसी और के साथ निकल जाएगा। चलो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद साथियों।